वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम आपके साथ कवर करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स में यूज़ होने वाले ऑल फार्मूला। इसी एक वीडियो में आपको सभी के सभी फार्मूला करवा दिए जाएंगे, तो वीडियो आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिटेड है। वीडियो को आपको एंड तक ज़रूर देखना है और जल्दी से एक नोटबुक ओपन कर लीजिए और उसमें सबसे पहले लिखिए चैप्टर नंबर 1। मेन हेडिंग डाल देना ऑल फार्मूला, और ऑल फार्मूला के बाद लिखो यहाँ पे चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 आपको याद होगा, इसका नाम है रियल नंबर, राइट। तो एक एक करके डिस्कस करेंगे कि रियल नंबर में आपने क्या क्या पढ़ा था और किस तरह से पढ़ा था, उसी को हम एक फॉर्मूला शीट में नोट कर देंगे। तो रियल नंबर चैप्टर की बात करी जाए तो सबसे पहले आपने इसके अंदर HCF बनाना सीखा था। HCF बोले तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कई बार एग्जाम में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को GCD बोला जाता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ध्यान रखिएगा। इन दोनों को फाइंड करने का एक ही तरीका होता है, आपको डिफरेंट फैक्टर्स बनाने पड़ते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड यूज करके आपको फैक्टर बनाने पड़ते हैं, और फैक्टर बनाने के बाद आपको चेक करना होता है उसके अंदर कॉमन फैक्टर। बताओ फटाफट से, इसी तरह से करते हो ना कॉमन फैक्टर, और अगर उसके फैक्टर के ऊपर कोई पावर लगी होती है तो हम उसके अंदर पावर ले लेते हैं स्मॉलेस्ट, राइट। वी टेक स्मॉलेस्ट पावर प्लस में कॉमन फैक्टर। सेकंड आपने इसी चैप्टर में सीखा था LCM फाइंड करना, बोले तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करने के लिए हम ले लेते हैं ऑल फैक्टर। हमें प्राइम फैक्टर में जितने भी फैक्टर्स नज़र आ रहे होते हैं 2 नंबर या 3 नंबर में, वो सभी के सभी फैक्टर उठा लिए जाते हैं, और अगर किसी फैक्टर के ऊपर पावर लगी होती है तो हम वो पावर लेते हैं लार्जेस्ट। ठीक है भाई, पावर कैसी लेते हैं, लार्जेस्ट लेते हैं। देन दोस्तों थर्ड आपने इसके अंदर एक क्वेश्चन पढ़ा था एंडिंग डिजिट 0 वाला, याद है आपको? एग्जाम्पल था ये वाला, एंडिंग डिजिट 0। तो एंडिंग डिजिट 0 वाले क्वेश्चन को करने के लिए आपको गिवन नंबर के फैक्टर बनाने होते हैं। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसके अंदर फैक्टर बनाएंगे। किसके फैक्टर बनाएंगे भाई? गिवन नंबर के फैक्टर बनाएंगे, और चेक करेंगे इस गिवन नंबर के फैक्टर के अंदर 2 और 5 दोनों है या नहीं। एंड का मतलब होता है दोनों के दोनों आपको चेक करने हैं। अगर 2 और 5 दोनों है तब आप बोलेंगे कि जो गिवन नंबर है वो डिजिट 0 पे एंड होगा, अदरवाइज वो डिजिट 0 पे एंड नहीं होगा। फिर आपने इसके अंदर 4th पॉइंट पे पढ़ा था टर्मिनेटिंग नंबर। बताते जाओ, आपको याद है या नहीं याद? टर्मिनेटिंग नंबर, टर्मिनेटिंग नंबर क्या होता है? दिस इज कॉल्ड ए फ्रैक्शन। एक फ्रैक्शन को टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बोलते हैं, और वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कब होती है? जब इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर यानी कि b, इस b की वैल्यू जो है अगर 2 की पावर m है, या फिर हमारे पास 5 की पावर n है, या फिर हमारे पास 2 की पावर n और 5 की पावर n है। और का मतलब होता है ये सेपरेट भी हो सकते हैं और दोनों एक साथ भी हो सकते हैं। तो अगर उनका डिनोमिनेटर 2 की पावर m में है, 5 की पावर n में है, या फिर दोनों में है, तो उसको बोला जाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अगर इनके अलावा कोई दूसरा नंबर आता है तो उसको बोल देते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। सही है। फिर आपने इसके अंदर 5वें पॉइंट पे फॉर्मूला पढ़ा था HCF और LCM को कंपेयर करने वाला। वो वाला फॉर्मूला कुछ इस तरह से था, अगर आप दो नंबर्स के वो फॉर्मूला कुछ इस तरह से था, अगर आप दो नंबर्स को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करते हो, तो मान लेते हैं पहला नंबर A है, दूसरा नंबर B है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा इन्हीं दोनों नंबर के HCF मल्टीप्लाई बाय इन्हीं दोनों नंबर के LCM के। यह वाला फॉर्मूला बहुत ही पॉपुलर फॉर्मूला है और एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बार इस फॉर्मूले के ऊपर पक्का क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। देन मेरे दोस्तों आपने 6ठे पॉइंट पे इस चैप्टर के अंदर पढ़ा था इर्रेशनल नंबर का कंसेप्ट, याद है? इर्रेशनल नंबर का कंसेप्ट आपको प्रूफ करना होता है गिवन नंबर जो है वो इर्रेशनल है। तो ये वाला कंसेप्ट आपने पढ़ा था बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। ठीक है जी, अभी हम पूरा आपको नहीं बता सकते, बस आप ध्यान रख लो कि इसको हम प्रूफ करते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से, और उस मेथड के अंदर हमें कुछ स्टेटमेंट्स लिखनी होती हैं। अगर इसकी बात करी जाए तो आपने देखा होगा √2 को इरेशनल करना, √2 + 5 को इरेशनल करना, 2√2 - 5 को इरेशनल करना। तो इसके टोटल 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वाले टाइप में ज़्यादा लिखना पड़ता है, रिमेनिंग 2 टाइप में थोड़ा सा कम लिखना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें आपने पढ़ी थी चैप्टर नंबर 1 में। फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर करेंगे चैप्टर नंबर 2। फटाफट से एकदम तेजी में स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब इसके नीचे नेक्स्ट पेज पर हेडिंग डालो चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 था अपना पॉलिनोमियल।
और हमने इस पॉलिनोमियल चैप्टर में बेसिकली दो टाइप के पॉलिनोमियल को स्टडी करना है। फर्स्ट टाइप है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है भाई, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और दूसरा टाइप रहेगा अपना क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसके अंदर एक और कैटेगरी होती थी डिवीजन, तो डिवीजन हमारे सिलेबस में से रिमूव हो गया, तो हमें ये दो चीज़ें करनी है, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। अगर बात करी जाए क्वाड्रेटिक की, तो क्वाड्रेटिक की जनरल फॉर्म होती है ax² प्लस bx+c, एंड बात करी जाए क्यूबिक की, तो क्यूबिक की जनरल फॉर्म होती है ax3 प्लस में bx2 प्लस में cx प्लस में d। ठीक है, अगर इससे अगर क्वाड्रेटिक से रिलेटेड क्वेश्चन अपने पेपर में आता है तो आपको बोला जाता है कि सबसे पहले जीरोस निकालो। तो मान लेते हैं कि जो क्वाड्रेटिक के हम जीरोस फाइंड करेंगे वो एक अल्फा होगा और एक बीटा होगा। दीज आर द कांस्टेंट बेसिकली। ठीक है, मान लेते हैं अगर अपने को एक इक्वेशन दी गई x² - 4 = 0, तो उसको सोल्व करने पे जो दो आंसर निकल के आएंगे उनमें से एक अल्फा और दूसरा बीटा। तो आपको साथ में वेरिफिकेशन करने के लिए बोला जाता है, तो सबसे पहले आपको वेरीफाई करना होता है सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू हमेशा इक्वल होती है -b/a के। एंड सेकंड पे बोला जाता है आपको अल्फा बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा बीटा, इसकी वैल्यू इक्वल होती है c/a के। तो क्वाड्रेटिक में ये दो चीज़ें पूछी जाती हैं। बात करी जाए क्यूबिक की, तो क्योंकि इस बार डिवीज़न एल्गोरिथम हटाई गई है, पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करना रिमूव कर दिया गया है, तो मेरे हिसाब से जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका कंसेप्ट आप ध्यान से देखना। इसके देखो हाईएस्ट डिग्री 3 है, तो इसके 3 जीरो होते हैं। मान लेते हैं इसका पहला जीरो अल्फा है, दूसरा जीरो बीटा है और तीसरा जीरो गामा है। ये वाला क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में देखने को मिलेगा और ऑप्शनल एक्सरसाइज में देखने को मिलेगा। तो इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से करना आप लोग। सबसे पहले इसके अंदर हमें वेरीफाई करना होता है सम ऑफ जीरो, SOZ सम ऑफ जीरो, यानी कि इन तीनों को ऐड करो। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इनकी वैल्यू ऑलवेज इक्वल होती है -b/a के। जैसे यहाँ पे है -b/a, वैसे वहाँ पे होता है b/a, -b/a। सेकंड में आपको इसके अंदर वेरीफाई करना होता है SPZ का, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो टेकन एट 2 टाइम। तो एक है अल्फा, दूसरा है बीटा, तीसरा है गामा। इनके दो के पेयर में मल्टीप्लाई करना है पहले। तो अल्फा बीटा को मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा बीटा, बीटा गामा को मल्टीप्लाई करेंगे तो बीटा गामा, अल्फा गामा को मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा गामा। ये 3 डिफरेंट पेयर अपने पास बन गया है। तो ये है प्रोडक्ट ऑफ जीरो टेकन एट 2 टाइम, प्रोडक्ट ऑफ जीरो टेकन एट 2 टाइम। इन दोनों का करना है हमें सम, तो इन सभी का कर देंगे एडिशन, विच इज इक्वल टू अल्फा बीटा प्लस में बीटा गामा प्लस में अल्फा गामा, विच इज इक्वल टू पॉजिटिव ऑफ c/a। जैसे यहाँ पे है अल्फा बीटा c/a, वैसे यहाँ पर है SPZ c/a। तीसरा इसके अंदर होता है POZ, बोले तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी कि जो 3 जीरो है इनका मल्टीप्लीकेशन। सो अल्फा मल्टीप्लाई बीटा मल्टीप्लाई गामा, इसकी वैल्यू इक्वल होती है -d/a के। ठीक है, आप ये प्लस माइनस के साइन इस तरह से ध्यान रख सकते हैं। फर्स्ट सबसे पहले लिखेंगे माइनस साइन, फिर आएगा प्लस साइन, पहले लिखेंगे माइनस साइन, फिर आएगा प्लस साइन, फिर आएगा माइनस साइन। तो ये 3 चीज़ें वेरिफिकेशन होती हैं क्यूबिक में, और इन 2 चीज़ों की वेरिफिकेशन होती है क्वाड्रेटिक में। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर इसी के ऊपर मुझे और 2-3 बातें आपको बतानी है। यहाँ एक काम करता हूँ, इसके नीचे ही बता देता हूँ। एक इसके अंदर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि फॉर्म द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाइए अगर उसका सम ऑफ जीरो दिस है और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिस है। तो यहाँ पे जो अपनी इक्वेशन होती है अब इस तरह से बनती है x² - SOZ मल्टीप्लाई x प्लस में POZ इक्वल टू 0। दिस इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हम इसका यूज करके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। लेकिन याद रखना, अगर आपसे बोला जाएगा फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो उसके अंदर लास्ट के फाइनल आंसर में इक्वल टू 0 आपको रिमूव करना पड़ेगा। इसी तरह आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा फॉर्म द क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल बना के दिखाइए। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए आपके पास SOZ होना चाहिए, SPZ होना चाहिए और POZ होना चाहिए। साइन मैंने आपको बता दिए, सबसे पहले माइनस आएगा, फिर प्लस आएगा, फिर माइनस आएगा। तो स्टार्टिंग करेंगे x की पावर 3 से, इसमें माइनस कर देंगे SOZ ऑफ x², ठीक है। फिर इसमें एडिशन कर देंगे SPZ का, मल्टीप्लाई करेंगे x, फिर माइनस करेंगे इसके अंदर POZ, टोटल वैल्यू इक्वल टू 0। देख सकते हो साइन का ध्यान रखना है बस, पहले माइनस फिर प्लस फिर माइनस, पहले माइनस
फिर प्लस, फिर माइनस, आगे रहेगा x की पावर 3, तो x की पावर 3 माइनस SOZ(x²) प्लस SPZ(x) माइनस POZ इक्वल टू 0। आपको एक एग्जांपल मैं इस पे करके दिखा देता हूँ। मान लो आपके पास SOZ की वैल्यू है 4, मान लो आपके पास SPZ की वैल्यू है 5, मान लो आपके पास POZ की वैल्यू है 1। ठीक है, इस तरह से आपके पास वैल्यूज है, तो इनको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो बनेगा x की पावर 3, फिर ये 4 है तो माइनस में 4x², फिर अगला 5 है तो प्लस में 5x, अगला 1 है तो -1 इक्वल टू 0। दिस इज द क्यूबिक पोलिनोमियल। इस तरह से आप क्यूबिक पोलिनोमियल फाइंड कर सकते हैं। अब हमारे पास अगले क्वेश्चन आते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से। क्यूबिक से बस इतना आएगा, इससे ज़्यादा क्यूबिक से कुछ नहीं आ सकता, बाकी सारी चीज़ें डिपेंडेंट होती हैं क्वाड्रेटिक पे। तो जब आपने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को और स्टडी करा होगा तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता होगा बताइए 1/α प्लस 1/β का वैल्यू क्या होगा। तो अगर ये वाला पूछा जा रहा है तो सिंपल इसका एलसीएम ले लो, नीचे आएगा अल्फा बीटा, ऊपर बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा। गिवन पोलिनोमियल में से इन दोनों की वैल्यू फाइंड कर लेना, जैसे कि अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a होता है, अल्फा बीटा का वैल्यू c/a होता है, तो दोनों में सब्स्टिट्यूट कर देना, आंसर आपका आ जाएगा। सेकंड आपसे पूछा जाता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है। तो ध्यान रखना, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी, एंड अल्फा की पावर 2 प्लस बीटा की पावर 2 ऑलवेज इक्वल होती है अल्फा प्लस बीटा की होल पावर 2 माइनस में 2 अल्फा बीटा। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी। एक आपसे ये पूछा जाता है और दूसरा आपसे ये पूछा जाता है। अब कहने को तो मैं आपको और भी फॉर्मूला बता सकता हूँ कि आपसे ऐसे आ सकता है अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको करने की नीड नहीं है। ये वाले क्वेश्चन बस आपको RD शर्मा में देखने को मिलेंगे, पेपर में ये क्वेश्चन कभी भी नहीं आते। तो आपको एक ये वाली आइडेंटिटी ध्यान रखनी है और एक ये वाला क्वेश्चन ध्यान रखना है। और एक क्वेश्चन इसमें इस तरह से बन सकता है, आपके पूछा जाएगा अल्फा की पावर 2 मल्टीप्लाई बीटा प्लस में अल्फा इंटू में बीटा की पावर 2 कैसे सोल्व होगा। तो इस कैटेगरी के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। आप इसके अंदर अल्फा बीटा कॉमन ले सकते हैं और ब्रैकेट में बन जाएगा ये अल्फा प्लस बीटा। कितना सिंपल हो गया ये। बाहर हमने अल्फा बीटा कॉमन लिया, ब्रैकेट में आ गया अल्फा प्लस बीटा। इन दोनों की वैल्यू आपके पास हमेशा होगी, इन दोनों की वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो 3 तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। सबसे पहले ये वाला, सेकंड नंबर पे ये वाला आइडेंटिटी, और तीसरे नंबर पे इस तरह से कॉमन वाला। तो 3 टाइप के क्वेश्चन क्वाड्रेटिक से पूछे जाते हैं। क्यूबिक से 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक तो वेरिफिकेशन वाला होगा और एक फॉर्मिंग द क्यूबिक पोलिनोमियल होगा। तो फॉर्मिंग द क्यूबिक पोलिनोमियल का मैंने आपको एग्जांपल दे दिया चैप्टर नंबर 2 में। आपको इससे ज्यादा करने की नीड नहीं है। आई थिंक मैं यहाँ पे एक पॉइंट छूट रहा है, जब वो वाला पॉइंट आपको ग्राफ के ऊपर जीरो फाइंड करने होते हैं तो वो बहुत आसान है। अगर ग्राफ हमें दिया जाए उसके ऊपर जीरोस को फाइंड करना है तो हमेशा चेक करना कि एक्स एक्सिस पर गिवन ग्राफ ने कितनी बार इंटरसेक्ट करा। मान लो जैसे अपने पास ये एक ग्राफ है, ये मैंने एक ग्राफ बना दिया, दिस इज द कर्व। इस कर्व ने एक्स एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट करा, तो एक बार यहाँ पे करा, दूसरी बार यहाँ पे करा, तीसरी बार यहाँ पे करा, तो इसके आगे 3 जीरो। ठीक है, मान लो एक ग्राफ ये है, इसने इसको ऐसे इंटरसेक्ट करा, तो कितनी बार इंटरसेक्ट करा एक्स एक्सिस पे, एक बार यहाँ पे करा, एक बार यहाँ पे करा, 2 बार करा, तो देयर आर 2 नंबर ऑफ जीरो। तो ये दोनों थे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के क्वेश्चन, ये था क्वाड्रेटिक का और ये था क्यूबिक का। आप अपने हिसाब से इसको नोट कर लेना 1 बाय 1 करके। चैप्टर नंबर 2 यहाँ पे फिनिश हो गया, फटाफट से इसको नोट कर लो आप लोग। चलिए आइए दोस्तों, अब हम हेडिंग डालेंगे चैप्टर नंबर 3, और चैप्टर नंबर 3 है हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। याद करो, जब आपने ये वाला चैप्टर स्टार्टिंग में स्टडी करा होगा तो आपने सबसे पहले इसके अंदर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करी होगी लीनियर इक्वेशन की। तो पॉइंट नंबर 1 इसके अंदर बनेगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। और जब आपने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करी होगी तो आपने इसके अंदर सीखा होगा कि हम जब 2 लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाते हैं तो वो 3 तरीकों से बन सकेगा। सबसे पहला बनेगा इंटरसेक्टिंग लाइंस का, दूसरा बनेगा पैरेलल लाइंस का, और तीसरा बनेगा कोइंसिडेंट लाइन का। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर इंटरसेक्टिंग लाइंस का। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा फाइंड द सॉल्यूशन ऑन द ग्राफ। ग्राफ के ऊपर आपको सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो 2 इक्वेशन आपको दी जाएंगी, तो आप उनका ग्राफ बनाइएगा ग्राफ पेपर पे सॉल्यूशन सेट फाइंड करके। फिर आप देखिए, अगर आपकी इक्वेशन नंबर 1 इस तरह से है और इक्वेशन नंबर 2 इस तरह से है, दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर गई। जिस पॉइंट पर दोनों ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट करा, इस वाले पॉइंट पे इंटरसेक्ट करा,
तो आप इस वाले पॉइंट को नीचे लेके आना, तो यहाँ पे आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। इस वाले पॉइंट को आप यहाँ पे लेके जाना y के पास, तो आपको यहाँ पे y की वैल्यू मिल जाएगी। तो बेसिकली आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में यही करना होगा, ग्राफ बनाना होगा। इंटरसेक्टिंग लाइन्स आएंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन्स आने के बाद जो भी कॉमन पॉइंट होगा उस कॉमन पॉइंट को नीचे लेके आना, तो x का पॉइंट आएगा। कॉमन पॉइंट को y पे लेके जाना, तो y का पॉइंट आ जाएगा। ये था हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। दूसरा आपने इसके अंदर करा होगा कंसिस्टेंट सिस्टम वाला, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के बीच के डिफरेंस की बात करी जाए तो बहुत ही नॉर्मल सा डिफरेंस है। कंसिस्टेंट का मतलब है कि आप इक्वेशन को सोल्व कब कर पाओगे, और इनकंसिस्टेंट का मतलब है कि हम इक्वेशंस का सॉल्यूशन फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा CBSE का फोकस रहता है। एक क्वेश्चन पक्का इस वाले टॉपिक से बनता है। तो आप यहाँ पे देखो, अगर कंसिस्टेंट होता है तो कंसिस्टेंट के दो केस होते हैं। सबसे पहला तो मैंने आपको अभी बताया इंटरसेक्टिंग लाइंस वाला, इंटरसेक्टिंग लाइंस वाला, और दूसरा होता है इसके अंदर कोइंसिडेंट लाइन वाला, लाइन के ऊपर लाइन वाला, कोइंसिडेंट लाइन। इनकंसिस्टेंट एक ही होता है पैरेलल लाइंस का, जहाँ पर हम सॉल्यूशन को फाइंड नहीं कर पाते। पैरेलल लाइंस के अंदर कंडीशन रहती है हमारी A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन इस तरह से भी लिखा सकता है, अगर पैरेलल ना लिखा हो तो वो इसको लिख के दे देंगे नो सॉल्यूशन। तो आप समझ जाना कि आपको ये वाली कंडीशन यूज़ करनी है, ठीक है जी। फिर अगर बात करी जाए इन दोनों की, कंसिस्टेंट की, तो इंटरसेक्टिंग वाले के अंदर आपको इस तरह से बोला जाएगा कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। थोड़ा याद आ रहा है आपको? जल्दी से कमेंट करके बताओ किस किस को बातें याद आ रही हैं साथ साथ। तो इंटरसेक्टिंग और यूनिक में और यूनिक को इस तरह से भी लिख के दिया जा सकता है ओनली वन सॉल्यूशन, सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, ओनली वन सॉल्यूशन, ऐसे भी लिखा आता है ये। इसकी सिंपल सी कंडीशन होती है A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। इस वाली कंडीशन को यूज़ करेंगे, हमारे पास आंसर सिंपल से निकल के आ जाएगा। कोइंसिडेंट के अंदर आपकी इक्वेशन इस तरह से बनेगी A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। तीनों के तीनों कांस्टेंट और कोफिशिएंट्स इक्वल होते हैं। कोइंसिडेंट को इस तरह से भी बोला जाता है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। याद है आपने इसको 3.4 या 3.5 में करा होगा। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का एक क्वेश्चन है उसके अंदर, याद आया आपको? फटाफट से बताओ मुझे। जहाँ पर एक आपने इस वाले का कोई क्वेश्चन भी करा होगा जहाँ पर k का वैल्यू +6 भी आता है -6 भी आता है, लेकिन जब इन लास्ट वाले दो को कंसीडर करते हैं तो उसके अंदर k का वैल्यू +6 आता है, यानी कि k का वैल्यू 6 नहीं हो सकता, तो आपको उसके अंदर दोनों को कंबाइन करना होता है। तो सेकंड हमारा इसमें से बनता है। और तीसरा आपके चैप्टर नंबर 3 से वर्ड प्रॉब्लम आता है। वर्ड प्रॉब्लम का यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं है, आपको वर्ड प्रॉब्लम बनानी होती है और उसको सोल्व करना होता है। तो चैप्टर नंबर 3 में इतना ही है। चैप्टर नंबर 3 में आपको बेसिकली 1, 2 और 3 ये 3 फॉर्मूले, ये 3 कंडीशन ध्यान रखनी है। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लिया जाए, फिर हम करेंगे चैप्टर नंबर 4। देखो दोस्तों, चैप्टर नंबर 4 की अगर बात करें तो आप लोगों को मालूम है चैप्टर नंबर 4 का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैं आपको थोड़ा बहुत तो बता चुका हूँ चैप्टर नंबर 2 में। तो मैं आपको यहाँ पर चैप्टर नंबर 2 से जो अलग वाली चीज़ें हैं वो बताऊँगा, ठीक है। सो चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ज़रा चैटिंग में आंसर मुझे लिख के बताओ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होती है। आप कहेंगे सर ये होती है ax² + bx + c = 0, ठीक है जी। तो चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे पहला क्वेश्चन बनता है सोल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सोल्व करो। इसको सोल्व करने के हमारे पास दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जिसको आप लोग मिडल टर्म स्प्लिटिंग भी कहते हैं। तो मिडल टर्म स्प्लिटिंग बोलो, प्राइम फैक्टराइजेशन बोलो, एक ही बात है। दूसरा मेथड होता है इसके अंदर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या फिर फॉर्मूला मेथड, ठीक है जी। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और फॉर्मूला मेथड,
इसके अंदर हमारे x की वैल्यू बनती है -b प्लस माइनस रूट ऑफ d अपॉन में 2a। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इस वाले फॉर्मूले के अंदर जो d है, जो हमने कैपिटल D लिखा हुआ है, ये होता है डिस्क्रिमिनेंट। हिंदी में इसको विविक्तकरण कहते हैं। D इज कॉल्ड द डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट के बेसिस पर ही हमारे x की वैल्यू डिफाइन होती हैं, और कभी कभी तो क्वेश्चन डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर ही बेस होता है। तो डिस्क्रिमिनेंट को यहाँ पे अलग से करेंगे। इस डिस्क्रिमिनेंट की टोटल 3 पॉसिबल वैल्यू हो सकती है। अगर आपके डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव है तो आप लिखोगे कि आपका d जो है वो नेगेटिव है, लेस देन 0 है। इस केस के अंदर कोई भी रियल रूट नहीं निकलते आपके लेवल पे, नो रियल रूट एग्जिस्ट, यानी कि आपको आगे सोल्व ही नहीं करना। एक है इसके अंदर d इक्वल टू 0। अगर d इक्वल टू 0 हो जाता है तो इसका मतलब होता है इसके रियल और इक्वल रूट हैं। रियल रूट और इक्वल रूट है। इक्वल बोले तो दोनों x की वैल्यू सेम टू सेम है। और यहाँ पर अगर d ग्रेटर देन 0 हो जाए, यानी कि d पॉजिटिव हो जाए, तो आप लिखते हैं जो हमारा रियल रूट है वो डिस्टिंक्ट है। सो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। तो कभी कभी क्वेश्चन इन दोनों पर कंबाइन आता है। आपको क्वेश्चन इस तरह से लिखा जाता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फिर एक इक्वेशन होती है और लिखा होता है द इक्वेशन हैज रियल रूट। तो अगर क्वेश्चन के अंदर सिर्फ और सिर्फ रियल लिखा हुआ है तो आप उसके अंदर यूज करेंगे d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि भाई रियल का मतलब डिस्टिंक्ट भी है और रियल का मतलब इक्वल भी है, तो दोनों को कंबाइन कर देंगे d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर उसमें लिखा हुआ है कि जो d की वैल्यू है उसके रियल और इक्वल रूट्स हैं, तो आप उसके अंदर फिर यूज करेंगे सिर्फ और सिर्फ इक्वल वाला। कभी कभी पेपर में लिखा आता है d के रूट्स ही नहीं है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज नो रियल रूट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स नहीं होंगे, रियल रूट्स नहीं होंगे, तो आपको उसके अंदर यूज करना होगा d लेस देन 0। बच्चे लोग इन दो क्वेश्चन को तो इजीली सोल्व कर लेते हैं, इसके अंदर फंस जाते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप अच्छे से कर लेना। स्टैंडर्ड मैथ्स के पेपर में यह वाला क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 4 में इसके अलावा आपने करी होगी वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम का कोई फॉर्मूला नहीं होता, आपको प्रॉब्लम बनानी होती है, इक्वेशन बनानी होती है, उसके बाद सोल्व करना होता है, और सॉल्यूशन का काम इसी तरह से होता है। या तो मिडल टर्म स्प्लिट कर लो या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर लो। तो फटाफट इसका भी स्क्रीनशॉट लिया जाए। देखिए फिर नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे चैप्टर नंबर 5 AP। AP इज नोन एज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाले चैप्टर में सबसे पहले आपने पढ़ी होगी nth टर्म। जरा मुझे बताओ, आपने nth टर्म 2 तरीकों से पढ़ी थी। एक nth टर्म होती है फ्रॉम द बिगिनिंग, और एक हमारी nth टर्म होती है भाई कहाँ से, वेरी गुड, फ्रॉम द एंडिंग। फ्रॉम द एंडिंग वाला फॉर्मूला बच्चे लोग हमेशा भूल जाते हैं। क्वेश्चन बोलता है फ्रॉम द एंडिंग, लेकिन आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते नहीं है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। nth टर्म हमारे पास 2 तरीके से निकलेगी, एक तो बिगिनिंग से और एक एंडिंग से। अगर बिगिनिंग से कर रहे हो तो फॉर्मूला बनेगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर एंडिंग से कर रहे हो तो लास्ट टर्म आपको गिवन होगी, तो फॉर्मूला होगा l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। l इज नोन एज द लास्ट टर्म, a इज नोन एज द फर्स्ट टर्म। मान लो आपको ऐसे करके AP दी हुई है, तो आपसे बोली जा रही है कि तीसरी टर्म बताओ, ठीक है, थर्ड टर्म बताओ। तो अगर स्टार्टिंग से बोल रहे हैं तो यहाँ पे आप समझ जाओ कि हमें ऐड करना है, यहाँ से इस तरफ को जाना है तो ऐड करना है। और अगर बोल रहे हैं कि लास्ट टर्म से बताओ, तो लास्ट टर्म आपको दे रखी होगी, लास्ट टर्म से आपको इस तरफ आना है, रिवर्स ऑर्डर में आना है, तो रिवर्स ऑर्डर में हम माइनस कर देते हैं। फ्रॉम द बिगिनिंग में a प्लस करेंगे, फ्रॉम द एंडिंग में l माइनस करेंगे। इसका लॉजिक क्या है, तो आप उसके लिए ये बना सकते हैं। आगे से इस तरफ को जाना है तो इंक्रीज होता है, अगर इस तरह से रिवर्स ऑर्डर में चलोगे तो डिक्रीज होता है, तो माइनस कर देते हैं। तो nth टर्म के 2 फॉर्मूले हो गए, फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम द एंडिंग। फिर आपने इसके अंदर सेकंड क्वेश्चन करा होगा SN वाला, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP इज इक्वल टू n/2 मल्टीप्लाई 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई d। तो इस वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी आपने बहुत सारे क्वेश्चन करे होंगे। इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए आपके पास a होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस होना चाहिए एंड नंबर ऑफ टर्म्स होना चाहिए। देन आपके बुक में ही एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया हुआ है
फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, तो उसको हम एक फॉर्मूले की तरह भी यूज़ करते हैं, तो आप उसको नोट कर लो। फॉर्मूला होता है इसका n/2 मल्टीप्लाई n+1। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। इसके बाद आप एक और फॉर्मूला नोट कर सकते हैं, सम ऑफ एन ओड नेचुरल नंबर्स। अगर ओड नेचुरल नंबर्स का हमें सम फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला होता है n का स्क्वायर, n की पावर 2। एंड तीसरा बनेगा इसके अंदर सम ऑफ एन इवन नेचुरल नंबर। ध्यान रखना मैं नेचुरल नंबर की बात कर रहा हूँ, ये तीनों के तीनों फॉर्मूले नेचुरल नंबर पे वर्क करते हैं। तो सम ऑफ एन इवन नेचुरल नंबर, तो इवन नेचुरल नंबर का सम होता है n मल्टीप्लाई n+1। ये तीन छोटे छोटे फॉर्मूले ध्यान रखने हैं, ये नेचुरल नंबर का, ये ओड नंबर का, ये इवन नंबर का। डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको भी आप नोट कर लेना अपनी नोटबुक में। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, स्टार लगा के लिखना, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन में दिए जाते हैं 3 नंबर्स इन AP। अगर आपको क्वेश्चन में दिया जाए 3 नंबर्स इन AP, तो चेक करो उन 3 नंबर्स का क्या सम दिया हुआ है। अगर सम दिया हुआ है, मेरी बात को ध्यान से सुनो, सबसे पहले चेक करो सम दिया हुआ है। अगर दिया हुआ है तो आप उन 3 नंबर्स को इस तरह से मानोगे a-d, a और a+d। बहुत ही ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको सम नहीं दिया हुआ, अगर आपको सम नहीं दिया हुआ तो आप इसके अंदर मानोगे सबसे पहला a, दूसरा a+d, तीसरा a+2d। ये दो अलग अलग बातें हैं। अगर सम दिया हुआ है तो ये वाला यूज़ करेंगे, अगर सम नहीं दिया हुआ तो ये वाला यूज़ करेंगे। जो मैंने बातें बोली हैं वो इन फॉर्मूले के साथ में नोट भी कर लेना। क्या नोट करना है? अगर सम दिया है तो ये यूज़ करेंगे, अगर सम नहीं दिया तो ये वाला यूज़ करेंगे। ठीक है, फिर इन्हीं 3 नंबर के ऊपर एक और क्वेश्चन बनता है, इफ A, B and C are in AP। अगर ये सिर्फ A, B, C 3 टर्म्स AP की हैं तो आप इसके अंदर लिख सकते हो बीच वाले नंबर का ट्वाइस 2B इज इक्वल टू A+C। 2B इज इक्वल टू A+C। बीच वाले नंबर का ट्वाइस इक्वल होता है रिमेनिंग 2 के एडिशन के, तो 2B इज इक्वल टू A+B। यहाँ से आपको 2 नंबर और 1 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन आपसे इस तरह से बोला जाएगा, P+2, P+4 जो है वो AP के टर्म्स हैं, तो बताइए P की वैल्यू क्या है। तो इस वाले क्वेश्चन को करने के लिए हम ये वाला यूज करते हैं कि बीच वाले का ट्वाइस करेंगे तो वो रिमेनिंग 2 के सम के इक्वल आएगा। तो आप इसका आप फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। चैप्टर नंबर 5 में आपको इतने ही फॉर्मूले स्टडी करने हैं, फिर हम करेंगे अब इसका नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6। और आपको मालूम होना चाहिए कि जो हमारा चैप्टर नंबर 6 है दोस्तों, उसमें बहुत सी चीज़ें डिलीट हुई हैं, राइट। बहुत सी चीज़ें उसमें से डिलीट हुई हैं चैप्टर नंबर 6 में से। तो चैप्टर नंबर 6 की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो मेरे दोस्तों चैप्टर नंबर 6 में आपको 2 थ्योरम का प्रूफ करना है। चैप्टर नंबर 6 की यहाँ पे आप लिखो सबसे पहले थ्योरम। कौन कौन सी थ्योरम सर? सबसे पहली थ्योरम BPT। इस BPT थ्योरम को याद भी कर लेना, जो इनकी 3 लंबी लंबी लाइन है उनको लर्न भी करना है। और सेकंड आप लिखो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, सबसे पहले BPT और पाइथागोरस थ्योरम, इन 2 थ्योरम्स को आप अच्छी तरह से कर लो। एक थ्योरम तो पक्का पेपर में आएगी और 3 नंबर के क्वेश्चन में आएगी। इस बार 4 नंबर के क्वेश्चन में मुश्किल लग रहा है मुझे, लेकिन 3 नंबर के क्वेश्चन में तो डेफिनेटली और पक्का आएगी। और वैसे भी 4 नंबर के क्वेश्चन तो आ ही नहीं रहे इस बार, तो 3 नंबर के क्वेश्चन में इनमें से एक थ्योरम पक्का आएगी, पाइथागोरस थ्योरम और BPT थ्योरम। ठीक है जी, चैप्टर नंबर 6 में। फिर अगर आगे बढ़ी जाए तो आपने BPT के बाद पढ़ा होगा सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। जरा मुझे बताओ फटाफट से, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया में आपने कौन कौन से क्राइटेरिया रीड करे हैं? फटाफट बताओ। आप बोलेंगे सर सबसे पहले AA क्राइटेरिया पढ़ा, दूसरी बार सर SAS क्राइटेरिया पढ़ा, और तीसरा सर हमने SSS का क्राइटेरिया पढ़ा, और कुछ वो बोलेंगे सर हमने लास्ट में AAA का भी क्राइटेरिया पढ़ा। तो भाई AAA का क्राइटेरिया AA के जैसा ही होता है, चाहे AA बोलो चाहे AAA बोलो, एक ही बात होती है। ठीक है, बेसिकली इसके अंदर इम्पोर्टेंट ये होता है बाय AA, बाय SAS एंड बाय SSS। अगर बाय SSS की बात करी जाए तो ये सिर्फ और सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल में यूज होता है, बाकी ये दोनों हम किसी भी 2 ट्रायंगल्स में यूज कर लेते हैं। और 90% क्वेश्चन के अंदर
90% क्वेश्चन के अंदर जो सिमिलर का होता है वो हम डबल ए का यूज करके करते हैं। तो आपको ध्यान रखना आसान हो गया, 90% क्वेश्चन में डबल ए लग जाएगा। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल लिखा हुआ है तो ट्रिपल एस लग जाएगा। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो आप उसके अंदर आंखें बंद करके एस अप्लाई कर देना। तो चैप्टर नंबर 6 की थ्योरम हो गई, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया हो गया। एक इसके अंदर एरिया थ्योरम को लेके बहुत दिक्कतें चल रही हैं कि एरिया वाली थ्योरम करनी है या नहीं करनी। तो एरिया वाली थ्योरम का जो प्रूफ है आपको वो नहीं करना, एरिया वाली थ्योरम का जो प्रूफ है आपको वो स्टडी नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना। हालांकि आप इसके क्वेश्चंस को कर सकते हैं, इसके क्वेश्चंस को करिएगा। आपको मालूम होगा सैम्पल पेपर के अंदर एरिया थ्योरम के ऊपर एक क्वेश्चन आया था, याद है? किस किस को याद है? स्टैंडर्ड मैथ्स के अंदर, स्टैंडर्ड मैथ्स के सीबीएसई के सैंपल पेपर के अंदर एरिया थ्योरम के ऊपर एक क्वेश्चन था। तो एरिया थ्योरम का प्रूफ नहीं करना, क्वेश्चंस आपको करने हैं, ठीक है? तो ये सारा काम ताम था चैप्टर नंबर 6 का। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे चैप्टर नंबर 7 की। भाई चैप्टर नंबर 7 इज नोन एज द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहला फॉर्मूला आपने पढ़ा था डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला भैया बहुत ही इजी है, दो कोऑर्डिनेट के बीच में डिस्टेंस फाइंड करने के लिए किया जाता है। तो इसकी वैल्यू रहती है स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस ये आएगा y2 माइनस y1 का स्क्वायर। आपको जस्ट दो कोऑर्डिनेट चाहिए, x1 y1 x2 y2, दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो वो बनेगा x2 माइनस x1 स्क्वायर y2 माइनस y1 स्क्वायर। सेकंड आपने इसके अंदर पढ़ा था सेक्शन फॉर्मूला। जब आप 11th क्लास में जाएंगे तो सेक्शन फॉर्मूला भी दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। सर दो पार्ट्स में तो अभी डिवाइड हो रखे हैं, एक इसका मिड पॉइंट भी है तो वो अलग ही है, मैं सिर्फ सेक्शन की बात कर रहा हूँ। सेक्शन फॉर्मूला कुछ इस तरह से है, अगर अपने को एक स्ट्रेट लाइन दे दी जाए ए बी को एक ये वाला सी पॉइंट डिवाइड कर रहा हो m/n की रेशो में, जहाँ पर ए का कोऑर्डिनेट हो x1 y1 और b का कोऑर्डिनेट हो x2 y2, तो हम इस c के कोऑर्डिनेट को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है जी, जो रेशो होती है वो इंटरनल डिवीजन की रेशो होती है। तो मान लेते हैं जो c के कोऑर्डिनेट होंगे वो x, y होंगे। सो यहाँ पे लिखेंगे जो x की वैल्यू है ये m ऑलवेज यहाँ मल्टीप्लाई होता है और n ऑलवेज यहाँ मल्टीप्लाई होता है। तो x इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई x2 प्लस में n मल्टीप्लाई x1 अपॉन में m प्लस n, एंड y इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई बाय y2 प्लस में n मल्टीप्लाई y1 अपॉन में m प्लस n। ये हमारा सेक्शन फॉर्मूला होता है। इसी सेक्शन फॉर्मूले के अंदर अगर हमारे m और n की वैल्यू 1 हो जाए, अगर m और n की वैल्यू 1 हो जाए तो वो बन जाता है मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो हम यहाँ लिख देते हैं, इसी चैप्टर का तीसरा है मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला बहुत ही आसान है। मिड पॉइंट फॉर्मूले के अंदर आपकी वैल्यू होती है x1 प्लस में x2 अपॉन 2 कोमा y1 प्लस में y2 अपॉन 2। ध्यान रखना आपकी बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है पैरेललोग्राम का क्वेश्चन, तो पैरेललोग्राम वाले क्वेश्चन के अंदर भी हम मिड पॉइंट फॉर्मूले का यूज करते हैं। रिमेंबर याद करो, जिसके अंदर बोला जाता है फाइंड द फोर्थ वर्टेक्स ऑफ पैरेललोग्राम, या फिर उस क्वेश्चन में बोला जाता है चारों वर्टेक्स पैरेललोग्राम की दे रखी हैं जिनमें से ए और बी कहीं पे लिखा होता है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए और बी एंड गिवन वर्टिसेस आर द पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम वाले क्वेश्चन के अंदर हमेशा मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज होगा। एक इसके अंदर अगला और था एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल अपने को स्टडी नहीं करना, एरिया ऑफ ट्रायंगल के अंदर ही आता है कोलिनियर पॉइंट, तो कोलिनियर पॉइंट भी अपने को स्टडी नहीं करना। आप में से बहुत बच्चे बोलेंगे सर कोलिनियर पॉइंट डिस्टेंस फॉर्मूले से भी होता है, तो भाई डिस्टेंस फॉर्मूले से जो कोलिनियर पॉइंट होता है वो 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। 6 नंबर का क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा नहीं, तो कोलिनियर पॉइंट वाला आप काटा मार दो, डिलीट कर दो, नहीं करना। फटाफट से नोट कर लो, चैप्टर नंबर 6 और 7 इतना ही है। चलिए देखिए नेक्स्ट चैप्टर अपने को देखना है चैप्टर नंबर 8, एंड चैप्टर नंबर 8 इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री में जब आपने 8.1 एक्सरसाइज करी होगी तो उस एक्सरसाइज के अंदर आपने 6 रेशो पढ़ी होंगी। तो मान लेते हैं भाई अपने को एक ये ट्रायंगल दिया हुआ है, इस ट्रायंगल का नाम है PQR। इस ट्रायंगल PQR में ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है, और ये एंगल R जो है ये हमारा थीटा है।
तो आपको इस थीटा के रिस्पेक्ट में 6 रेशो फाइंड करने के लिए बोली जाती थी। एक्सरसाइज 8.1 में सबसे पहली रेशो बनती थी साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सेकंड रेशो होती थी कोस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। थर्ड रेशो होती थी टेन थीटा एंड टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इनकी वैल्यूज हम एक एक्रोनिम से फाइंड कर सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले ऑलवेज रिमेंबर, सोना चांदी तोले आता है ऊपर। तो एस यानी कि साइन का वैल्यू है पी अपॉन एच। सी यानी कि कोस का वैल्यू है बी अपॉन एच। टी का मतलब है टेन का वैल्यू है पी अपॉन बी। तो साइन कोस 10। फोर्थ आपने इसका पढ़ा था कोसिकेंट रेशो, ठीक है भाई, कोसिकेंट थीटा। दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन, सो साइन इज पी अपॉन एच and cosecant is h upon p. Fifth is secant theta. Secant theta is again reciprocal of cos theta which is equal to hypotenuse upon base, and last one is cotangent theta which is known as cot theta. Full name is cotangent theta. तो cot theta और cotangent theta is equal to base upon perpendicular. These 6 ratios are known as the trigonometry ratio and used in right angle triangle. ठीक है जी। फिर आगे देखो, आगे आपने 8.2 एक्सरसाइज के अंदर इसकी एक टेबल करी होगी इस तरह से करके। बताओ फटाफट से पढ़ी थी। सबसे पहला 0 डिग्री का एंगल, दूसरा 30 डिग्री का एंगल, तीसरा 45 डिग्री का एंगल, फोर्थ वन इज 60 डिग्री का एंगल एंड लास्ट वन इज 90 डिग्री का एंगल। सबसे पहले फाइंड होता है इसके अंदर साइन थीटा। साइन थीटा का वैल्यू बहुत ही सिंपल होता है, बहुत ही सिंपल। साइन थीटा का वैल्यू अगर हम यहाँ पे नोट करें तो सबसे पहले होता है 0 के बाद 1/2 के बाद 1/√2 1/√2 के बाद √3/2 और लास्ट में आता है 1। तो साइन थीटा का वैल्यू बहुत ही सरल है, बहुत ही सिंपल है। साइन थीटा के बाद अगला रेशो कोस थीटा। तो कोस थीटा का रेशो फाइंड करने के लिए इसी वाली वैल्यूज को रिवर्स ऑर्डर में करके लिख दो। तो सबसे पहले 1 आएगा, फिर यहाँ पे √3/2 आएगा, फिर यहाँ पे 1/√2 आएगा, फिर 1/2 आएगा और फिर 0 आएगा। थर्ड रेशो है अपनी टेंजेंट थीटा, बोले तो टेन थीटा। तो आप लोग जानते हैं ना कि जो टेन थीटा होता है वो साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा होता है, राइट। ये मैं आइडेंटिटी आपको दोबारा से बताऊंगा। वैसे तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1/√3 आएगा, इनको डिवाइड करेंगे 1 आएगा, इनको डिवाइड किया जाएगा तो √3 बनेगा, 1/0 को डिवाइड करेंगे तो 1/0 रहेगा। कोई दिक्कत आपको यहाँ तक? ठीक है, 3 रेशो हो गई। 3 रेशो के बाद कोसिकेंट थीटा। कोसिकेंट थीटा याद करो, मैंने बोला था कि इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। कोसिकेंट थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। इसका मतलब इस 0 का उल्टा कर दो। तो 0 के डिनोमिनेटर में 1 है तो 0/1 का उल्टा करेंगे 1/0, 1/2 का उल्टा करेंगे 2, 1/√2 का उल्टा करेंगे √2, √3/2 का उल्टा करेंगे तो 2/√3। यहाँ पे रैशनलाइज नहीं करते इसको। 1 का उल्टा करेंगे तो 1। इसके बाद आपको लिखना है सीकेंट थीटा। तो सीकेंट थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ कोस थीटा, राइट। देखो ना यहाँ पे सीकेंट थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ कोस थीटा। तो कोस थीटा यहाँ पे 1 है तो 1 का उल्टा करेंगे 1 रहेगा, √3/2 का उल्टा करेंगे तो 2/√3 आएगा, 1/√2 का उल्टा करेंगे √2 आएगा, 1/2 का उल्टा करेंगे 2 आएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है ये 0/1 तो 0/1 का उल्टा करेंगे 1/0 बनेगा। लास्ट में अपने को लिखना है कोट थीटा। बोलो मेरे साथ साथ, लास्ट में क्या आता है भाई? कोट थीटा आता है। तो इन ऑर्डर टू राइट द कोट थीटा वैल्यूज यूज जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा वैल्यू। कोट थीटा लिखने के लिए टेन थीटा की वैल्यू का उल्टा कर दो। तो इसके डिनोमिनेटर में भी डिवाइडेड बाय 1 है, 0/1 का उल्टा करेंगे 1/0, 1/√3 का उल्टा करेंगे √3, 1 का उल्टा करेंगे 1, √3 का उल्टा करेंगे तो 1/√3, 1/0 का उल्टा करेंगे तो 0/1। अब आप यहाँ पे देखो, जहां पर मैंने 1/0 लिखा हुआ है, जहां पर भी मैंने 1/0 लिखा हुआ है उनकी वैल्यू होती है नॉट डिफाइन। तो जहां पर भी 1/0 है वो नॉट डिफाइन बन जाएगा। बताओ जरा कहाँ पे 1/0 लिखा था हमने? फटाफट से फाइंड करो 1/0 कहाँ पे है। एक तो ये रहा।
तो इस 1/0 की जगह पे यहाँ पे आएगा नॉट डिफाइन, ठीक है। और देखो कहाँ पे है 1/0, ये रहा, तो इस 1/0 की जगह पे हम लिखेंगे नॉट डिफाइन। और 1/0 कहाँ पे है, ये रहा, इस वाले 1/0 की जगह पे आएगा नॉट डिफाइन। और दोस्तों इस वाले 1/0 की जगह पर भी आएगा नॉट डिफाइन, और ये 0/1 की वैल्यू क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। तो दिस इज द कंप्लीट टेबल ऑफ एक्सरसाइज 8.2। देन एक्सरसाइज 8.3 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपके सिलेबस में से डिलीटेड है। और लास्ट आती है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में आपको सबसे पहले अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज करनी होती है, जिसमें सबसे पहले आइडेंटिटी रहती है a+b⁻2 विच इज इक्वल टू a⁻2 प्लस 2ab प्लस b⁻2। सेकेंड रहती है a-b⁻2 विच इज इक्वल टू a⁻2 माइनस 2ab प्लस b⁻2। तीसरी यूज होती है a-b a+b, वेरी बेसिक आइडेंटिटी a² माइनस b²। फोर्थ यूज होती है आपकी a-b⁻3 विच इज इक्वल टू a⁻3 माइनस b⁻3। फिर आता है -3ab मल्टीप्लाई बाय a-b। फिर फिफ्थ यूज होती है a प्लस b⁻3 विच इज इक्वल टू a⁻3 प्लस b⁻3 प्लस 3ab मल्टीप्लाई a प्लस b। ये 5 आइडेंटिटी यूज होती हैं ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के क्वेश्चंस को करने के लिए। और साथ में ही आप देख सकते हैं ये जो रेसिप्रोकल आइडेंटिटी है, जो रेसिप्रोकल आइडेंटिटी है p/h है, h/p है। अगर मेरे दोस्तों हम p/h को मल्टीप्लाई करेंगे h/p से तो आंसर क्या बनेगा, 1 बनेगा। यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लाई 1 है, इन दोनों का मल्टीप्लाई 1 है, इन दोनों का मल्टीप्लाई 1 है। तो इसी के बाद यहाँ पे लिखेंगे ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज का ही एक रिलेशन। सबसे पहला, अगर हम साइन थीटा का मल्टीप्लाई कर देंगे कोसेकेंट थीटा से तो आंसर 1 होगा। सेकंड, अगर हम कोस थीटा का मल्टीप्लाई कर देंगे सीकेंट थीटा से तो आंसर 1 होगा। एंड थर्ड, अगर हम टेन थीटा का मल्टीप्लाई कर देंगे कोट थीटा से तो आंसर 1 होगा। तो ये आपने चैप्टर नंबर 8 में करा होगा। और इसके बाद आपने स्क्वायर आइडेंटिटी पढ़ी होगी ना, ट्रिग्नोमेट्री की स्क्वायर आइडेंटिटी, यानी कि अगर हम साइन स्क्वायर थीटा में ऐड करें कोस स्क्वायर थीटा तो आंसर 1 होगा। फिफ्थ, अगर हम सीकेंट स्क्वायर थीटा में माइनस करेंगे टेन स्क्वायर थीटा तो आंसर 1 होगा। सिक्स्थ, अगर हम कोसेकेंट स्क्वायर थीटा में माइनस करेंगे कोट स्क्वायर थीटा तो आंसर 1 होगा। तो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के क्वेश्चंस को करने के लिए आपको ये सारी आइडेंटिटीज मालूम होनी चाहिए। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लिया जाए सो डैट हम करें चैप्टर नंबर 9। चलिए देखिए दोस्तों, फिर चैप्टर नंबर 9 के अंदर बेसिकली आपने वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस ही करे हैं। तो इन वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस को करते वक्त आपके पेपर में या आपने जब पढ़ा होगा तो 2 तरह के एंगल आए होंगे, एक एंगल ऑफ एलिवेशन और दूसरा एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब होता है जब हम अपनी आइज को एक स्ट्रेट लाइन से ऊपर की तरफ करके देखते हैं, राइट, ऐसे हैं तो हमारी अगर आइज ऊपर की तरफ हो जाए तो एंगल ऑफ एलिवेशन, और अगर नीचे की तरफ हो जाए तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन जब ऊपर की तरफ, एंगल ऑफ डिप्रेशन जब नीचे की तरफ। जब आप अपनी बेबी को उनकी छत पे देखते हो तो ऐसे ऊपर की तरफ एंगल ऑफ एलिवेशन, जब आपकी बेबी आपको नीचे की तरफ देखती है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है भाई, एंगल ऑफ एलिवेशन ऊपर, एंगल ऑफ डिप्रेशन नीचे। तो दिस इज द ट्रायंगल। अगर इस ट्रायंगल के अंदर आपकी बेबी खड़ी है यहाँ पर और आप खड़े हो यहाँ पर, तो नीचे से ऊपर की तरफ देखोगे तो ये जो थीटा बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, और इस लाइन को बोलेंगे लाइन ऑफ साइट। दिस इज नोन एज द लाइन ऑफ साइट। ठीक है, और अगर आप नीचे की तरफ खड़े हैं, आप यहाँ पर खड़े होंगे और आपकी किस्मत है अगर आपकी बेबी आपको नीचे की तरफ देख रही है। वैसे तो मोस्ट ऑफ द केसेस में यही वाला सीन होता है, ये तो होता ही नहीं है, लेकिन अगर आपके केस में हो रहा है तो आपकी बेबी आपको नीचे की तरफ देख रही है तो दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन से ये वाला एंगल थीटा बनेगा। दिस एंगल थीटा इज नोन एज द एंगल ऑफ डिप्रेशन।
दोनों ही तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए आप इसके अंदर यूज करते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में tan थीटा। रिमेंबर, मोस्ट ऑफ द केसेस में tan थीटा, लेकिन कभी कभी आपके इस क्वेश्चन में cos थीटा भी यूज होता है और sin थीटा भी यूज होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में हम tan थीटा का ही यूज करते हैं। तो दोस्तों ये दो ही चीजें हैं चैप्टर नंबर 9 में। बाकी तो आपको चैप्टर नंबर 9 के वर्ड प्रॉब्लम करने हैं, उसके बाद आप इजीली काम कर पाएंगे। फिर नेक्स्ट है अपना चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 बोलें तो फटाफट बताओ। वेरी गुड, चैप्टर नंबर 10 इज सर्कल। तो डियर सर्कल चैप्टर के अंदर आपने सबसे पहले तो थ्योरम पढ़ी होगी कि जो हमारी रेडियस होती है वो परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट के। इसका प्रूफ आपको नहीं करना। ये जो अपना सर्कल है, सर्कल का सेंटर पॉइंट O, सेंटर पॉइंट से ये आ गई रेडियस, जो रेडियस है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगी। फिर सेकंड आपने इसके अंदर पढ़ी थी एक्सटर्नल टेंजेंट प्रॉपर्टी। टेंजेंट प्रॉपर्टी में एक्सटर्नल पॉइंट वाली थ्योरम, तो उस वाली थ्योरम का आपको प्रूफ भी करना है। प्रूफ आपके पेपर में आएगा। एक्सटर्नल पॉइंट वाली थ्योरम इस तरह से थी, अगर एक्सटर्नल पॉइंट से एक पॉइंट ऊपर एक पॉइंट नीचे पे दो टेंजेंट बनाई जाएं तो ये दोनों की दोनों टेंजेंट बराबर होती हैं। ए बी और ए पी बराबर होगी। ए बी टेंजेंट है, ए पी टेंजेंट है, एक्सटर्नल पॉइंट ए है, तो दोनों टेंजेंट बराबर होगी। तीसरा आपने इसी में से पढ़ा होगा, अगर हम रेडियस को दोनों तरफ ज्वाइन कर दें तो जो अपोजिट एंगल होते हैं उनका सम 180 होता है। अगर यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, तो x प्लस वाई का एडिशन जो होगा वो 180 होगा। कई बार इसको बोला जाता है साइक्लिक। ठीक है भाई, कई बार क्या बोलते हैं इसको, साइक्लिक बोलते हैं। आप यहाँ से भी वेरीफाई कर सकते हैं। रेडियस ने टेंजेंट ज्वाइन करा 90 डिग्री, रेडियस ने टेंजेंट ज्वाइन करा 90 डिग्री, 90 प्लस 90 इज ऑल्सो 180। सो साइक्लिक होता है, दोनों का सम 180 होता है। इसका आप अच्छे से प्रूफ कर लेना। ये प्रूफ आपके पेपर में आ सकता है। 2 नंबर का प्रूफ होगा और प्रूफ के साथ में 1 नंबर का छोटा सा क्वेश्चन होगा इसके ऊपर, रेडियस परपेंडिकुलर टेंजेंट। ठीक है, तो ये दोनों फर्स्ट और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। और अगर इस चैप्टर सिर्फ 1 नंबर का क्वेश्चन आया तो इससे आएगा x प्लस वाई 180। ये एंगल दिया होगा ये पूछेंगे, ये एंगल दिया होगा ये पूछेंगे। तो चैप्टर नंबर 10 में इतना ही था। फिर चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 11 में जो डिफिकल्ट चीजें थी वो तो CBSE ने डिलीट कर दिया है, यानी कि सिमिलर ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करना। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ सिमिलर ट्रायंगल नहीं करना आपको सिर्फ लाइन सेगमेंट को डिवाइड करने वाला पोर्शन करना है और कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट करना है। मेरी मानो तो आप लोग कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट की अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, वो आपके पेपर में डेफिनेटली आ सकता है 3 मार्कर क्वेश्चन में। और उसमें भी स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने के लिए नहीं आएगी। रिमेंबर, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने के लिए नहीं आएगी, तो जस्ट आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए चैप्टर नंबर 11 में। फिर अब हम आगे करेंगे चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 12 इज एरिया रिलेटेड टू सर्कल। एरिया रिलेटेड टू सर्कल में दोस्तों आपने सबसे पहले तो पढ़ा होगा एरिया ऑफ सर्कल। जल्दी से बताओ एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है। वेरी गुड, एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। सेकंड बताओ पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है। बच्चे कह रहे हैं सर सर्कल का पेरीमीटर नहीं होता, तो जो होता है वो बताओ क्या होता है। बच्चे कह रहे हैं सर सर्कल का सर्कमफ्रेंस होता है। वेरी गुड, सर्कल का सर्कमफ्रेंस होता है। ठीक है, ये सर्कल है तो सर्कल की जो ये लेंथ है, ये दिस इज द लेंथ ऑफ सर्कल। इस लेंथ ऑफ सर्कल को सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल बोलते हैं। तो सर्कमफ्रेंस इज 2 पाई आर। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज 2 पाई आर। ठीक है, ये दो चीजें सर्कल की हो गई। सर्कल के बाद आपने इसके अंदर पक्का करा होगा सेमी सर्कल का पॉइंट। तो बता दो फटाफट से एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है। भाई सेमी सर्कल का हाफ होता है, तो इसी वाले एरिया का हाफ कर दो तो सेमी सर्कल का एरिया बनेगा 1/2 ऑफ पाई आर स्क्वायर। ठीक है, फोर्थ मुझे बताओ पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है। तेजी में, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, तो ये वाला पॉइंट आप ध्यान से देखना, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। जैसा कि मैंने आपको कहा कि एरिया ऑफ सेमी सर्कल एरिया ऑफ सर्कल का हाफ होता है, उसी तरह आप ये माइंड लगा सकते हैं कि पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल भी पेरीमीटर ऑफ सर्कल का हाफ होता होगा। देखो ये अपने पास एक सर्कल है, इस सर्कल का मैंने अगर हाफ करा तो इस तरह से नीचे वाला पोर्शन हट गया, तो क्या मैं कह सकता हूँ ये कंप्लीट सेमी सर्कल है।
क्या ये कंप्लीट सेमी सर्कल है? आप कहेंगे सर नहीं, हमारे पास डी है, डी का यूज़ हम एंगल बनाने के लिए करते हैं, 60 डिग्री का एंगल हम उसी से बनाते हैं चैप्टर नंबर 11 में। तो इस डी के नीचे ना सर ऐसे यहाँ पे लाइन होती है, तो जो डी के नीचे स्ट्रेट लाइन होती है ना डियर, दिस इज नोन एज द डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल। तो इन ऑर्डर टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ कंप्लीट सेमी सर्कल, रिमेंबर कंप्लीट सेमी सर्कल, कंप्लीट सेमी सर्कल के अंदर यानी कि जो मैंने डॉटेड लाइन ड्रॉ करी है इसको भी इंक्लूड करेंगे। तो जो मैंने आपको बोला था अभी कि सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का हाफ करोगे, तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का हाफ करने पे ये वाली लाइन आएगी आपके पास सिर्फ ये वाली लाइन आएगी जहाँ पे मैंने अभी मार्कर चलाया है। तो ये वाली लाइन बनेगी पाई आर, 2 पाई आर का 1/2 करेंगे तो पाई आर, तो पाई आर ये वाली लाइन, लेंथ ऑफ आर्क एंड डायमीटर, लेंथ ऑफ आर्क में डायमीटर ऐड करेंगे तब जाके टोटल पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल बनेगा। तो पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल इज लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेमी सर्कल एडिशन डायमीटर, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेमी सर्कल इज पाई आर प्लस में डायमीटर इज 2r, दोनों में से r कॉमन ले लो तो ब्रैकेट में आएगा अपने पास पाई प्लस 2। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल का, पाई आर प्लस में 2r या फिर पाई/2 मल्टीप्लाई बाय r। अगर सेमी सर्कल कंप्लीट है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, अगर इनकम्प्लीट है तो सिर्फ और सिर्फ पाई आर आएगा। साथ में लिख लो, अगर सेमी सर्कल इनकम्प्लीट है तो इनकम्प्लीट सेमी सर्कल के अंदर पाई आर आएगा, और अगर कंप्लीट है तो पाई आर के साथ में डायमीटर भी आएगा। ठीक है, इन दो इंपॉर्टेंट चीज़ों के बाद आपने करा होगा सेक्टर का कंसेप्ट। बताओ, पढ़ा था सेक्टर का कंसेप्ट? तो भाई सेक्टर क्या होता है? ये अपने पास एक सर्कल है, सर्कल को हमने 2 रेडियस बनाकर इस तरह से डिवाइड कर दिया, जैसे कि पिज्जा स्लाइसिस होती हैं तो पिज्जा स्लाइसिस के पोर्शन में डिवाइड करा। जब इसको डिवाइड करा तो हमने ध्यान रखा था कि ये एंगल क्या है, तो मान लेते हैं ये एंगल थीटा है, तो ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये भी सेक्टर है, और जो ये नीचे वाला पोर्शन है ये भी सेक्टर है। जो छोटे वाला है वो माइनर सेक्टर होता है, और जो बड़े वाला है वो मेजर सेक्टर होता है। माइनर सेक्टर का फॉर्मूला थीटा के रिस्पेक्ट में फाइंड होता है, तो वैल्यू होता है थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर। ये मेजर वाले के लिए आपको ये बड़े वाला थीटा चाहिए, तो बड़े वाले थीटा को कैसे फाइंड करते हैं? 360 में से माइनस, तो मेजर वाले सेक्टर का एरिया निकलता है 360 माइनस थीटा अपॉन में 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। ठीक है भाई, ये 2 फॉर्मूले होते हैं एरिया ऑफ सेक्टर के, माइनर का अलग होता है, मेजर का अलग होता है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और साथ में आप ये भी लिख लो, साथ में आप ये भी नोट कर लो कि इफ लेंथ इज गिवन, इफ लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सर्कल इज गिवन, लेंथ ऑफ आर्क इज गिवन, अगर आपको लेंथ ऑफ आर्क इज गिवन है, जिसको डिनोट करते हैं स्मॉल एल से, तो अगर आपको एल दे रखी है, एरिया ऑफ सेक्टर आपसे पूछा जा रहा है, तो फॉर्मूला होता है 1/2 मल्टीप्लाई एल मल्टीप्लाई आर। कितना सिंपल है, 1/2 मल्टीप्लाई एल मल्टीप्लाई आर। फिर आपने 6th पॉइंट इस चैप्टर के अंदर पढ़ा था सेगमेंट का, पढ़ा था नहीं पढ़ा था? 6th पॉइंट इज नोन फॉर द सेगमेंट, कि एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकलेगा। तो भाई 6th पॉइंट में हेडिंग डलेगी सेगमेंट की, और सेगमेंट बोले तो एक सर्कल को कोड के द्वारा 2 पार्ट्स में विभाजित कर देना। ये अपने पास एक कोड है, इस कोड ने ऊपर वाले को डिवाइड करा तो वो मेजर सेगमेंट, इसी कोड ने नीचे भी डिवाइड करा तो माइनर सेगमेंट। ठीक है भाई, मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट। अगर आपको इस माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है तो इसके लिए आपको सेंटर पॉइंट से रेडियस को ज्वाइन करना पड़ता है। तो सर्कल का सेंटर पॉइंट ये रहा, ये रेड कलर की हमने रेडियस ज्वाइन करी। तो जैसे ही हमने ज्वाइन करी तो आप ये देखो, जो ये वाला पोर्शन है, जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन तो सेक्टर का पोर्शन है। तो अगर मैं इस सेक्टर के पोर्शन में से इस वाले ट्रायंगल को हटा दूं तो ये वाला नीचे वाला पार्ट आएगा ना। अगर सेक्टर में से ट्रायंगल हटा दिया जाए तो माइनर सेगमेंट आएगा। तो अगर आपको माइनर सेगमेंट का एरिया नोट करना है तो ये बनता है एरिया ऑफ सेक्टर, पूरे के पूरे एरिया ऑफ सेक्टर में से माइनस कर दीजिए एरिया ऑफ ट्रायंगल।
फटाफट बताओ एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है। वेरी गुड, थीटा अपॉन में 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। और इस चैप्टर के अंदर ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। इस चैप्टर के अंदर ट्रायंगल का फॉर्मूला बनेगा 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। कई लोग इसको इस तरह से भी लिखते हैं आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, तो वो वाला आप नोट मत करो, ये वाला नोट करो, सिंपल है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, तो ये है हमारे माइनर सेगमेंट का एरिया। अगर आपको मेजर सेगमेंट का एरिया बोला जाए, ठीक है, मेजर सेगमेंट का अगर आपको एरिया बोल दिया जाए तो मेजर सेगमेंट के एरिया को फाइंड करने के लिए स्टेप नंबर 1 तो यही होगा, सबसे पहले माइनर निकालो। माइनर निकाले बिना मेजर नहीं निकाल सकते, तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ कंप्लीट सर्कल, और इसमें से माइनस कर दीजिए एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर और मेजर का फॉर्मूला हमने आपको बता दिया। मेजर सेगमेंट बराबर एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, यानी कि सबसे पहले आपको एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद ही आगे की कहानी हो सकेगी। ठीक है, फिर आपने इसके अंदर 7th पॉइंट पढ़ा होगा क्लोक कंसेप्ट। क्लोक कंसेप्ट, क्लोक कंसेप्ट याद है आपको, वही वाला। मिनट हैंड की बात करी जाए तो 60 मिनट के अंदर 360 डिग्री का एंगल होता है, तो 1 मिनट के अंदर 6 डिग्री का एंगल होगा, ये मिनट हैंड की बात है। एंड अगर हम आवर एंड की बात करें, आवर एंड की बात करें तो 12 आवर में हमारा 360 डिग्री का एंगल होता है, तो 1 आवर में हमारा 30 डिग्री का एंगल होगा। 1 आवर यानी कि 60 मिनट में हमारा 30 डिग्री का एंगल होगा, यानी कि 1 मिनट की बात करी जाए तो 1/2 डिग्री का एंगल होगा। ये है हमारे आर एंड का केस और ये है हमारे मिनट हैंड का केस। मिनट हैंड के अंदर 1 मिनट 6 डिग्री होता है और आर एंड के अंदर 1 मिनट हाफ डिग्री होता है। इसके अलावा आपने इसके अंदर क्वेश्चंस करे होंगे रिलेटेड टू एडिड शेडेड रीजन, तो शेडेड रीजन में ये सभी के सभी कंसेप्ट यूज होते हैं। बेसिकली फॉर्मूला यही रहता है, तो इसका स्क्रीनशॉट लिया जाए। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट 7 पॉइंट है, तो 7 पॉइंट को ध्यान रखना। देन नेक्स्ट चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 13, और चैप्टर नंबर 13 में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ तो रिमूव कर दी गई है, डेट इज़ फ्रस्टम ऑफ कोन। तो चैप्टर नंबर 13 के अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो सबसे पहला फॉर्मूला बनता है क्यूब का। बहुत सिंपल है, बल्कि इस चैप्टर का जो पहला क्वेश्चन है वो भी क्यूब के ऊपर है। तो मान लो ये एक स्क्वायर है और इस स्क्वायर के अंदर ये अपना एक हमने क्यूब ड्रॉ करा इस तरह से करके, दिस इज ए क्यूब। तो अब आपको लिखना है क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है। तो क्यूब में सबसे पहले आएगा 4 साइड का एरिया, बोला जाए कर्व्ड सरफेस एरिया, तो कर्व्ड सरफेस एरिया इज 4a², a इज नोन एज द साइड ऑफ क्यूब। फिर आएगा टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया इज 6a²। फिर आएगा वॉल्यूम, तो वॉल्यूम a⁻3। इसके बाद एक डायगोनल भी पूछा जाता है, ये क्लास 9th में पूछा जाता है। आपको मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, क्लास 10th में इस डायगोनल का कुछ यूज़ नहीं है, ठीक है जी। तो फिर भी अगर डायगोनल को हम बनाना चाहें तो भाई डायगोनल इस तरह से बनता है। देखो 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 देखो, एक ये वाला पोर्शन है, इस वाले पोर्शन से लेकर इस वाले पोर्शन की जो लाइन सेगमेंट बनेगी वो डायगोनल माना जाएगा। सो दिस ब्लू लाइन इज नोन एज डायगोनल, एंड डायगोनल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a⁻2 प्लस में a⁻2 प्लस में a⁻2 विच इज इक्वल टू दोनों को ऐड करेंगे तो 3a²। 3a² का मतलब है a√3, तो इस डायगोनल का वैल्यू होता है a√3। इसी तरह सेकंड फिगर होता है हमारा क्यूबॉइड का, ठीक है भाई। इसी तरह सेकंड फिगर होता है हमारा क्यूबॉइड का। क्यूबॉइड के अंदर भी हमें 3 चीज़ें पढ़नी होती हैं, पहले फिगर बना लें फिर आपको बताएंगे। सो दिस इज़ द क्यूबॉइड, ठीक है। क्यूबॉइड का जो बेस होता है वो रेक्टेंगल होता है, दिस इज़ द बेस ऑफ द क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड का बेस एक रेक्टेंगल है, तो इस रेक्टेंगल की ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये वाली हाइट है, दिस इज़ नोन एज द हाइट, ठीक है। ये वाली हमारा बेस है और ये वाला हमारा लेंथ है।
तो सबसे पहले बात करी जाए सी एस से की, सी एस से बोले तो 4 साइड का एरिया ये होता है 2 मल्टीप्लाई बाय एल प्लस बी मल्टीप्लाई बाय एच। फिर देखा जाए टोटल सरफेस एरिया तो ये होता है 2 मल्टीप्लाई बाय एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। लास्ट में बात करी जाए वॉल्यूम का तो वॉल्यूम होता है एल मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई एच। और लास्ट में अगर बात करें डायगोनल का तो डायगोनल भैया यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ पे फिनिश होगा। तो दिस ब्लू लाइन इज नोन एज द डायगोनल एंड डायगोनल डी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एल का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर प्लस में एच का स्क्वायर। यहाँ पर एल बी और एच तीनों ए होते हैं तो ये सोल्व होके बन जाता है ए रूट 3। यहाँ पे ये ऐड हो नहीं सकते तो यहाँ पे सिंपल रहेगा एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर का एडिशन और उसका स्क्वायर रूट। तो ये 2 फिगर कंप्लीट हो गई। इन 2 फिगर के बाद हमारी 3rd नंबर वाली फिगर होती है हेमीस्फेयर और 4th होती है स्फेयर। सो 3rd नंबर पर लिखेंगे हेमीस्फेयर। हेमीस्फेयर बोलें तो कटी हुई बॉल, फुटबॉल को अगर आप एकदम पैरेलल कट कर दो उसके बेस से तो वो बन जाता है हेमीस्फेयर। एंड 4th वन इज स्फेयर। स्फेयर बोलें तो हमारी फुटबॉल बास्केटबॉल आप कह सकते हैं। तो इस तरह से सिर्फ सर्कल, इसका एक ही डायमेंशन होता है रेडियस और इसका यहाँ पे एक रेडियस तो होता ही है और एक रेडियस के साथ में ये वाला सर्कल भी अलग से ऐड हो जाता है। ठीक है भाई, ये वाला अलग से रेडियस, ये वाला सर्कल भी अलग से ऐड हो जाता है। तो पहले स्फेयर की बात करें तो स्फेयर में सिर्फ सरफेस एरिया होता है, टोटल कर्व कुछ नहीं होता है, इसके अंदर एक ही सरफेस एरिया होता है डैट इज़ 4 पाई आर स्क्वायर। और यहाँ पर सी एस से होता है, सी एस से यानी कि हमने इसको कट करा तो इसको कट करा हाफ करा यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर। एंड टोटल सरफेस एरिया होता है, टोटल सरफेस एरिया में ये ऊपर वाला सर्कल भी आता है तो इस 2 पाई आर स्क्वायर में एक और सर्कल ऐड करेंगे तो 3 पाई आर स्क्वायर। तो स्फेयर का टोटल सरफेस एरिया, हेमीस्फेयर का टोटल सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर, कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर एंड वॉल्यूम V इज इक्वल टू 2/3 पाई आर की पावर 3। और यहाँ पर वॉल्यूम V इज इक्वल टू 4/3 मल्टीप्लाई पाई आर की पावर 3। यह हमारा फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का, सरफेस एरिया का इन केस ऑफ हेमीस्फेयर एंड स्फेयर। देन दोस्तों 5th नंबर पर होता है हमारा सिलेंडर। और आप लोग जानते हैं सिलेंडर के अंदर हमारी 2 डायमेंशंस होती हैं, एक होता है रेडियस और एक होता है हाइट। तो जो हमारा सिलेंडर होता है वो इस तरह से बनाया जाता है, ऊपर पहला सर्कल और फिर इस तरह से हाइट और फिर एक नीचे इस तरह से सर्कल। तो मैंने बोला कि इसके अंदर रेडियस होता है तो ये ऊपर रेडियस आ गया, देन दिस इज़ द हाइट, सो ये हाइट है और यहाँ पे फिर से दोबारा रेडियस। हमें सिलेंडर के अंदर सबसे पहले बोला जाता है कर्व्ड सरफेस एरिया बताइए। तो कर्व्ड सरफेस एरिया के अंदर ना तो ये नीचे वाला सर्कल होता है ना ऊपर वाला सर्कल होता है, सिर्फ जो ऐसा जो राउंड वाला पार्ट है, राउंड वाला सरफेस है वही होता है। तो इसका जो सी एस से होता है वो बन जाता है 2 पाई आर एच। और उसके बाद अपना टोटल सरफेस एरिया, सो टोटल सरफेस एरिया में एक ये सर्कल एक ये सर्कल इस सी एस से में ऐड हो जाता है। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं 2 पाई आर एच प्लस में 2 पाई आर स्क्वायर, 2 सर्कल का एरिया 2 पाई आर स्क्वायर। इसमें से आप कॉमन ले लेते हैं 2 पाई आर तो ब्रैकेट में आता है एच प्लस आर। सो ये फॉर्मूला आप पढ़ते हैं टी एस से 2 पाई आर मल्टीप्लाई बाय एच प्लस आर। इसके बाद बात करी जाती है वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम होती है इसकी पाई आर स्क्वायर एच। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको? नहीं है दिक्कत? तो फिर आप आगे हेडिंग डालिए 6th नंबर। और 6th नंबर पे होता है कोन। भाई कोन बोले तो जोकर कैप, कोन बोले तो जोकर कैप, कोन इज नोन एज द जोकर कैप। जोकर कैप के अंदर एक ये सर्कल है तो सर्कल का रेडियस होगा, ये है कोन का हाइट, दिस इज द कोन का हाइट। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल, ये जो टेढ़ी लाइन है इस टेढ़ी लाइन को कहते हैं स्लांट हाइट एल, टेढ़ी लाइन को कहते हैं स्लांट हाइट एल, राइट। स्लांट हाइट और आर में एक रिलेशन होता है, नॉर्मल सा पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होता है। सो एल का स्क्वायर इक्वल टू में एच का स्क्वायर प्लस में आर का स्क्वायर, राइट। जो स्लांट हाइट का स्क्वायर होता है सिंपल हमने इसके अंदर इस ट्रायंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करा तो एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। जैसे सिलेंडर के अंदर सबसे पहले सी एस से बोलते हैं
तो कोन भी सबसे पहले सी एस से आता है। कोन के सी एस से में ये नीचे वाला सर्कल नहीं होता, तो नीचे वाला सर्कल नहीं होता तो इसका वैल्यू होता है पाई आर एल। देन वी हैव द टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में आप कर्व्ड सरफेस एरिया में ऐड करते हैं नीचे का सर्कल पाई आर स्क्वायर। पाई आर को कॉमन लेने पर वैल्यू बन जाती है पाई आर एल प्लस आर। देन हमसे बोला जाएगा वॉल्यूम, तो वॉल्यूम आपको इसके अंदर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये हमारा चैप्टर नंबर 13 कंप्लीट हो गया। एक 7वां और आता है, वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हमारे सिलेबस में से डिलीट हो गया है। तो यहाँ तक हमारा चैप्टर नंबर 13 था। फटाफट से आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने मोबाइल में स्क्रीनशॉट को सेव करके रख लेना। एग्ज़ाम से एक दिन पहले आपको जस्ट रिवाइज करने का नीड पड़ेगा, राइट। तो फटाफट से इसको स्क्रीनशॉट ले लेना अपने हिसाब से आप। तो गड़बड़ी हो गया यार, डस्टर ने इसको और गंदा कर दिया, बताओ यार। चलो कोई बात नहीं, आप यहाँ पे हेडिंग डालो अब चैप्टर नंबर 14। चैप्टर नंबर 14 भाई है स्टैटिस्टिक। और मुझे आप लोग फटाफट से बताते जाओ कि स्टैटिस्टिक में आपने सबसे पहले क्या पढ़ा था। तो आप बोलेंगे सर सबसे पहले हमने पढ़ा था मीन। याद आया आप सबको? आपने क्या पढ़ा था? मीन पढ़ा था। सर आपने मीन के 2 मेथड्स पढ़े थे। मीन का जो पहला मेथड था वो डायरेक्ट मेथड था। सिंपल फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ। एंड सेकंड मेथड होता है एज्यूम मीन मेथड, शॉर्टकट मेथड। इसके अंदर एज्यूम मीन ए में ऐड कर दिया जाता है समेशन ऑफ एफ डी डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ। और इसके बाद आपने मीन के रिलेटेड क्वेश्चन करे थे। इसके अंदर एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन आपने करा होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मिसिंग फ्रीक्वेंसी का। आपको बाय द मीन मेथड मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी आनी चाहिए। देन आपने दोस्तों सेकंड नंबर पे पढ़ा होगा मोड। मोड बहुत ही सिंपल होता है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जिसकी अक्रेंस होती है वो मोड बन जाता है। सो मोड का एक ही फॉर्मूला है, लोअर लिमिट प्लस में f1 माइनस f0 डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ f1 माइनस f0 माइनस f2 मल्टीप्लाई बाय h। और इसी तरह लास्ट आपने थर्ड नंबर पे पढ़ा होगा मीडियन, राइट। मीडियन का भी एक ही फॉर्मूला है। मीडियन को फाइंड करने के लिए आपको एक एडिशनल कॉलम बनाना पड़ता है CF का, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का। तो ध्यान रखिएगा मीडियन में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड होती है और इसका वैल्यू होता है L प्लस में टोटल का हाफ n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय F मल्टीप्लाई बाय H। सो चैप्टर नंबर 14 यानी कि स्टैट्स में आपने ये 3 फॉर्मूले स्टडी करने हैं। ये तीनों फॉर्मूले आपको अच्छे से आने चाहिए। और साथ में मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ, इन तीनों फॉर्मूले पर मिसिंग फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चन को अच्छे से करिएगा। मिसिंग फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चन आपके पेपर में हो सकता है 5 नंबर में भी आ जाए, ठीक है। और अब हम यहाँ पे लास्ट चैप्टर की हेडिंग लगाएंगे, चैप्टर नंबर 15 डेट इज प्रोबेबिलिटी। कंप्लीट प्रोबेबिलिटी चैप्टर में एक ही फॉर्मूले का यूज होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। यानी कि आपको जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, चेक करो कि वो कितनी बार अकर हो रहा है। सो डेट इज नोन एज द फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम या फिर टोटल नंबर ऑफ आउटकम, ठीक है। और इसके बाद आपने पढ़ा होगा कि एक इवेंट के प्रोबेबिलिटी के हैपनिंग और नॉन हैपनिंग का टोटल 1 होता है। सो आप उसको ऐसे लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E, दोनों को ऐड किया जाएगा तो आंसर 1 होगा। और इसके बाद एक क्वेश्चन बनता है रेंज का। रेंज के अंदर आप पढ़ते हैं कि किसी भी प्रोबेबिलिटी, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी या तो 0 होगी या 0 से बड़ी होगी या फिर इक्वल टू 1 होगी और लेस देन 1 होगी। जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 होती है वो श्योर इवेंट होता है और जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होती है, 0 होती है, दैट इवेंट इज नोन एज द इम्पॉसिबल इवेंट। इन 2 बातों को भी इसमें ऐड कर लेना। इसके बाद आपने इसमें क्वेश्चंस करे थे कॉइन बेस्ड क्वेश्चन। कॉइन बेस्ड क्वेश्चन आपको आने चाहिए। मैक्सिमम 2 कॉइन को टॉस करने का आपके सिलेबस में है, तो मैक्सिमम 2 कॉइन को टॉस करने पे 4 आउटकम बनते हैं और वो आउटकम बनते कैसे हैं वो सारी बातें आपको मालूम होनी चाहिए। कॉइन बेस्ड क्वेश्चन के बाद आता है वेरी इंपॉर्टेंट डाइस बेस्ड क्वेश्चन। डाइस बेस्ड क्वेश्चन की बात करी जाए तो हमारे सिलेबस में
मैक्सिमम 2 डाइस को हम एक साथ थ्रो कर सकते हैं। जब सिंगल थ्रो करते हैं तो 6 आउटकम होते हैं, जब 2 बार थ्रो करते हैं डबल डाइस को थ्रो करते हैं तो 36 आउटकम होते हैं। और 36 आउटकम को बनाने के लिए एक टेबल का यूज़ किया जाता है इस तरह से करके, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको एक टेबल बनानी आती है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6, इनको एक दूसरे से मैच करवा के यहाँ पे वैल्यू लिखी जाती है। जैसे ये वाला 1 ये वाला 1 मैच होगा तो 1 1, ये वाला 1 इस 2 से मैच होगा 1 2, ये वाला 1 3 से मैच होगा 1 3, ये वाला 1 4 से मैच होगा 1 4, ये वाला 1 5 से मैच होगा 1 5, ये वाला 1 6 से मैच होगा 1 6, फिर 2 1 से मैच होगा 2 1, 2 2 से मैच होगा 2 2, 2 3 से मैच होगा 2 3, 2 4 से मैच होगा 2 4, 2 5 से मैच होगा 2 5, 2 6 से मैच होगा 2 6, यहाँ पर इसी तरह आएगा 3 1, यहाँ पे आएगा 3 2 3 3, 3 4 3 5 3 6, देन 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 एंड 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 और लास्ट में 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। इस तरह से टोटल 36 आउटकम बनते हैं डबल डाइस के थ्रो में। फिर आपने इसके बाद क्वेश्चंस करे होंगे कार्ड्स के। जल्दी से बताओ टोटल कार्ड्स कितने होते हैं। आप कहेंगे सर 52 कार्ड्स होते हैं। 52 कार्ड्स को हाफ करते हैं तो अपना 26 रेड कार्ड्स में चले जाते हैं और 26 ब्लैक कार्ड्स में चले जाते हैं। 26 को फर्दर डिवाइड करते हैं तो ये 13 हमारे रेड वाले में 13 हमारे हर्ट्स के कार्ड होते हैं और 13 हमारे डायमंड के कार्ड्स होते हैं, H फॉर हर्ट D फॉर डायमंड। एंड 26 ब्लैक को फर्दर डिवाइड करते हैं तो 13 हमारे स्पेड कार्ड होते हैं, ये छोटा एस मैंने लिख दिया, 13 स्पेड कार्ड होते हैं और 13 हमारे क्लब कार्ड होते हैं, 13C यानी कि 13 क्लब कार्ड। तो इनको जब टोटल किया जाता है तो टोटल कितने कार्ड्स बन जाते हैं, 52 कार्ड्स बन जाते हैं। इन 13 कार्ड्स में से आप यहाँ पे लिखो, इन 13 कार्ड्स में से जो 3 कार्ड्स होते हैं उनके ऊपर फेस बना होता है, तो 13 में से 3 फेस कार्ड होते हैं और बाकी के जो रिमेनिंग हो गए 10 वो हमारे अदर कार्ड्स होते हैं। इन फेस कार्ड की बात करी जाए तो फेस कार्ड के अंदर टोटल 3 कार्ड कौन कौन से होते हैं सर, एक तो हमारा किंग होता है, एक हमारा जे होता है जैक और एक हमारी क्वीन होती है। इन तीनों पे फेस बना होता है तो दीज 3 कार्ड्स आर नोन एज द फेस कार्ड। आपसे एग्जाम में बोला जाएगा कि टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं उसका प्रोबेबिलिटी बताओ, तो 13 में से 3 फेस कार्ड यहाँ पर हैं, तो 3 यहाँ पर हैं, 3 यहाँ पर हैं, 3 यहाँ पर हैं, 3 यहाँ पर हैं, यानी कि 52 में से हमारे टोटल 12 फेस कार्ड होते हैं। और अगर इसको 52 में से माइनस कर देंगे तो 40 हमारे अदर कार्ड्स होते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना फेस कार्ड और अदर कार्ड का। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा 15 चैप्टर का फॉर्मूला भी कंप्लीट होता है। जितना भी कंसेप्ट था 15 चैप्टर में आपको यहाँ पे करवा दिया गया है। तो अब आपको ये वाली वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करनी है। अगर आपका कोई भी छोटा सा डाउट है तो आप अभी के अभी तुरंत कमेंट करो, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई कर दूंगा दोस्तों। और ये वाली वीडियो अपने फ्रेंड्स ग्रुप में ज़रूर शेयर करना जिससे कि उनको भी इस वीडियो का बेनिफिट मिल सके। और साथ में ही अगर आप मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए ही है और आप लोग ये जानते हैं मैं डेफिनेटली आपके कमेंट का रिप्लाई करता हूं। तो आप जो भी सजेशन देना चाहें आप सजेशन दे सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे एक नई वीडियो में। और मुझे आप कमेंट में करके बता दो कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस पे चाहिए। जल्दी से बताओ फटाफट से, अभी के अभी तुरंत एकदम।